हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो आज मैं आप लोगों को इस सेशन में एकेटीयू की जो एक सिलेबस है, जो टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, जो भी एकेटीयू के स्टूडेंट हो गए उन्हें पता होगा। जो फाइनल ईयर की ये एक टॉपिक है, मतलब एक सिलेबस है जिसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग पढ़नी है। ये एक बुक दी हुई है, ये एक पर्टिकुलरली आपको सब्जेक्ट इंक्लूड की गई है कि आप और ये एक न्यू सिलेबस है। पहले आप एकेटीयू स्टूडेंट के बच्चों को ये आप नहीं देखे होंगे पढ़ते हुए, बट ये एक न्यू सिलेबस है जो कि ऐड की गई है इसी साल। इसमें आपको दो सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं, जिसमें आपको एक है रूरल डेवलपमेंट, दूसरा है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ओके, जिसमें बहुत सारे बच्चे 7 सेमेस्टर में रूरल डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, 8 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग पढ़ने वाले हैं। तो उसी के लिए मैं सोची कि मैं आज चलो आप लोगों के लिए एक इसी टॉपिक पे, इसी सब्जेक्ट की पूरी आपको एक नॉलेज दे दूँ, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सको और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो सके। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग में पहला यूनिट क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये देखो कि हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्यों। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योर पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको स्किल्स, नॉलेज, मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो इस वजह से इसे ऐड की गई है कि लोग अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके एज अ एंटरप्रेन्योर बन के। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? यह एक फ्रेंच वर्ड से ली गई है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड से ली गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी हो रिस्क बेयर करने की। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल हु आर कैपेबल ऑफ बेयरिंग अ रिस्क, हाँ, टू फॉर्म अ न्यू एंटरप्राइज। मतलब कि आपके पास कोई भी एक नया न्यू एंटरप्राइज बनाने की आप क्या होनी चाहिए? आपको रिस्क कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कैपेबल ऑफ बियरिंग रिस्क। ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ये एक फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से ली गई है, जिसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल जिस अंदर न्यू एंटरप्राइजेज बनाने की, फॉर्म करने की, एक नई उद्यम बनाने की, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की एक रिस्क क्या होनी चाहिए? रिस्क कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि वो एक रिस्क बेयर कर सके। अब रिस्क बेयर करने का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीजें जब आप शुरू करते हो ना, तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें अंदर चल रही होती है। जैसे कि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन चालू कर रहे हो, क्या पता वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्या पता वो आपको लॉस दे। तो आपको यहाँ पर आपके पास रिस्क है ना, कि आप रिस्क ले रहे हो ना, क्या पता आपको लॉस भी मिल सकता है। तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो क्या होती है? बियरिंग रिस्क। आपके अंदर एक बियरिंग रिस्क कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, एलिमेंट जो होती है, वो होती है कैपेबिलिटी ऑफ बियरिंग रिस्क। ओके, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, प्रेन्योरशिप। वैसे रुको एक मिनट, मैं पहले आपको इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ। हाँ, कुछ ऑथर हैं जो कि उन्होंने अपने बुक्स में लिखा है। पहले मैं आपको बता देती हूँ एडम स्मिथ के बारे में। ठीक है, एक एडम स्मिथ है, ये एक ऑथर है। ठीक है, इन्होंने अपने बुक में कहा क्या है कि एंटरप्रेन्योर क्या है? यह एक तरह का इंडिविजुअल है जो कि अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस मतलब क्या होता है? प्रॉफिट गेन। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करता है। ठीक है, अपने कॉमर्शियल पर्पस मतलब कि अपनी प्रॉफिट अर्निंग के लिए यह एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करता है। आपको बस ये 3 पॉइंट याद रखनी है एडम स्मिथ के बारे में। अगर आपको एग्जाम में आए तो आप थोड़ी ये सब चीजें आप लिख दो तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? कार्ल मैनेजर। दूसरे क्या है? कार्ल मैंगर हैं, ये भी एक ऑथर। इन्होंने क्या कहा है कि एंटरप्रेन्योर, देखो एडम स्मिथ क्या कहा है कि एक इंडिविजुअल है। कार्ल मैनोर क्या कहा है कि ये एक चेंज एजेंट है। मतलब ये एक तरीके की एजेंट है जो कि रिसोर्सेज को एक यूजफुल गुड में और सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज
टू गुड एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब आपको ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा क्या है, ये एक तरीके का एजेंट है जो कि एक रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर में क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और वो इस तरीके के सर्कमस्टांसेस बनाते हैं जिससे उनकी इंडस्ट्री की क्या हो, ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये उनका कहने का मतलब है। ओके, अब देखो, अब क्या, अब तीसरा क्या है, एक पीटर डार्क। ये सारी चीजें आपको क्वांटम में मिल जाएंगे, बस मैं वही चीजें आपको बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं बता रही, बस आपको वही चीजें समझा रही हूँ। ठीक है, और क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ये इनका कहने का क्या मतलब है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा चेंज की तलाश में होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा चेंज, सर्च फॉर चेंजेस, सर्च फॉर चेंजेस। ये हमेशा क्या ढूंढने खोज में रहते हैं, चेंजेस की खोज में रहते हैं। अगर वो चेंज इनको मिल गए ना तो उस पर वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं और उससे वो ग्रैब कर लेते हैं। मतलब थोड़ी सी भी इनको अगर मौका मिला, ये क्या कहते हैं, पीटर ड्रकर का कहने का मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा चेंज की तलाश में होते हैं। अगर उन्हें वो थोड़ी सी भी चेंजेस मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, तुरंत उसको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, रिस्पॉन्ड टू इट, और उसके बाद वो उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, रिस्पॉन्ड कर देते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है, ग्रैब करना, मतलब वो ग्रैब कर लेते हैं, वो मौके की फायदा उठाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या कहते हैं, ठीक, एक्सप्लॉइट इस, एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उनको ये लगता है ना कि वो मौके की तलाश में होते हैं, उन्हें वो मौका जैसे मिलता है कि उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ से हमें अर्निंग मिल रही है, यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ चेंज करने के बाद हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, तो वो ऐसे मौके की तलाश में होते हैं, खोज कर रहे होते हैं और उसको वो तुरंत ही रिस्पॉन्ड करके वो मौके की फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो पीटर ड्रकर का कहने का ये मतलब है। अब देखो, एक और है जोसेफ, जोसेफ स्कम्पीटर, स्कम्पीटर। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग ऑब्वियसली बहुत गंदी है मेरी, बट मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग बस समझो। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, इनका कहने का क्या मतलब है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक तरीके का इनोवेटर है। इनोवेटर मतलब क्या होता है, इनोवेटर मतलब होता है हमेशा नई चीजों की खोज करना, इन्वेंशन करना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा नई चीजों की खोज करते हैं। ये क्या, ये देखो, ये क्या करते हैं, जो इनकी एग्जिस्टिंग कंपनी होती है ना, जो उसी कंपनी में क्या करते हैं, कुछ नया करते हैं। ठीक है, कुछ नया करके उस पहली एग्जिस्टिंग कंपनी को एक न्यू प्रोडक्ट और एज अ न्यू प्रोडक्ट और एज अ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज में उसको फॉर्म कर देते हैं और इस जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर एक तरह के क्या है, इनोवेटर हैं जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के स्टेटस में, जो कि वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट, उसमें कमियां निकालते हैं और कमियां निकालने के बाद उसमें वो चेंज करते हैं और उसको एज अ न्यू प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में उसे मतलब लाते हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब यही होता है। ठीक है, इनोवेटर होते हैं, क्या करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, सॉरी एक सेकेंड, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अपनी ये क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं। ठीक है, कमियां निकालते हैं और इसको क्या फॉर्म दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं न्यू प्रोडक्ट में। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट में, इनके कहने का मतलब ये होता है। जोसेफ स्कम्पटर का कहना क्या है, ये एक तरीके के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो एक तरीके के इनोवेटर होते हैं, हमेशा इन्वेंशन करते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कमियां निकाल के उसको ही एक नए प्रोडक्ट के तौर पे उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और ये और क्या कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो वो हमेशा नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं, मनी लगाते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे इनपुट को कलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये टैलेंट की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। मतलब इन्हें बहुत सारा, कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी कंपनी बिना स्किल के, बिना टैलेंट के, बिना एम्प्लॉय के थोड़ी चलेगी। तो ये क्या करते हैं, ये टैलेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लीडरशिप। मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एक लीडरशिप भी प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से ये सब चीजों से करके वो एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। तो उनके कहने का मतलब, जोसेफ कंप्यूटर पीटर के कहने का मतलब ये होता है। तो अब छोटी छोटी चीजें याद रखो। देखो मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये एक तरीके का फ्रेंच वर्ड है जो कि एंटरप्रेन्योर से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का इंडिविजुअल है, सॉरी बाहर थोड़ा सा आवाज हो रहा है,
ऐसा एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जो कि एक नए इंटरप्राइज बनाने की, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। अब देखो, एडम स्मिथ कुछ ऑथर हैं जिन्होंने अपने अपने बुक्स में एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया है। तो एडम स्मिथ, पहले एडम स्मिथ ये क्या कहते हैं कि ये एक तरीके का इंडिविजुअल है। एंटरप्रेन्योर क्या है? एक तरीके के इंडिविजुअल है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने कॉमर्शियल पर्पस, अपनी प्रॉफिट गेन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करता है, ठीक है। कार्ल मैंगर क्या कहते हैं? ये एक तरीके का चेंज एजेंट है, जो कि क्या करते हैं? रिसोर्सेज ढूंढते हैं, फिर उस रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं एज अ गुड्स एंड सर्विसेज के तौर पे, और ऐसी सर्कमस्टांसेस पैदा करते हैं जिनसे उनकी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, ठीक है। पीटर ड्रकर क्या करते हैं? पीटर ड्रकर हम कहते हैं क्या, ये एक एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा चेंजेस की तलाश में होते हैं, इनको अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता है ना, कहीं पर दिखता है कि हाँ यहाँ पर इनको थोड़ा सा चेंज करने पे हमारा फायदा होगा, तो ये तुरंत ही उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको एक एज अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसको ग्रैब कर लेते हैं, मौके की फायदा उठाते हैं, ठीक है। अब देखो, जोसेफ स्कम्पीटर का कहना क्या है? उन्होंने कहा है कि यह एक तरीके के इनोवेटर है, मतलब हमेशा कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करते रहते हैं, और ये इन्वेंट ऐसा नहीं है कि कुछ इनोवेटर मतलब कि कुछ अलग चीज़ों पे करते हैं। इन्वेंशन हमेशा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ही होता है, ठीक है। तो ये अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे कुछ इन्वेंशन करते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं, फिर उसको एज अ न्यू प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट पे लाते हैं, ठीक है। उनके कहने का ये मतलब है। और एक और भी ये भी कहने का मतलब है, आपको सिंपल से शब्द में उनके कहने का मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो एक तरीके के इनोवेटर होते हैं, खोज करने वाले होते हैं, मनी लगाने वाले होते हैं, जगह जगह से ढेर सारे इनपुट कलेक्ट करते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक टैलेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और क्या करते हैं? लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो एक तरीके का संगठन बनाते हैं। आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में आपको यही सब पढ़ना है। अब देखिए, आपको क्या पढ़ना है? अब कैरेक्टरिस्टिक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक एंटरप्रेन्योर की पहला क्या होना चाहिए कि आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीज़ें हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना, इसको ही हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना। मतलब ये कितने लोग होते हैं ना कि शुरू में स्टार्ट करने से पहले ही निराश हो जाते हैं, निगेटिव चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो आपको एंटरप्रेन्योर के तौर पे उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के तौर पे आगे बढ़ना है, ठीक है। आप देखो, दूसरा इसका पॉइंट क्या है? डिजायर सक्सेस, हमेशा मन में एक ही चीज होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से हमें सक्सीड करना है, ठीक है, हमें आगे बढ़ते जाना है। अगर आप एक कोई गोल डिसाइड करते हो, बड़े गोल डिसाइड करते हो, तभी आप उसके तौर मतलब उसका एक पाथवे बनाते हो, आप उसी पाथवे से फिर आप उस सक्सीड मतलब गोल के अचीवमेंट के तरफ आप बढ़ते हो। तो इसलिए इसमें क्या कहा गया कि एंटरप्रेन्योर में क्या होना चाहिए? एक सक्सीड, आगे बढ़ने की, सफल होने की आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, वो भी स्ट्रांग वाली डिजायर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग की, मैं यहाँ पर पैसा लगा रहा हूँ तो क्या पता वो लॉस हो जाए या फिर वो प्रॉफिट हो जाए। हाँ, यही तो होता है, लॉस या प्रॉफिट का ही तो गेम होता है। तो आपको क्या है, उसके अंदर एक रिस्क लेने की क्षमता हो, ठीक है, रिस्क लेने की क्षमता हो, और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप आगे इस पर नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आप एज अ रिस्क लेते हो, तभी आप पे इन्वेस्टर आप पे पैसा लगाते हैं, आप एम्प्लॉय को पैसा देते हो ये कह के कि हाँ हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हम अर्न करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप रिस्क ले रहे हो ना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए? एक सेकंड, मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। मतलब आपके अंदर एक मैनेजर वाली स्किल होनी चाहिए, ताकि आप जो भी संस्था आप बनाए, अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, आप उसको एक प्रॉपरली तरीके से डिसिप्लिन वे से आपको जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनके कुछ कुछ स्किल्स होगी, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर स्किल होगी, तो आप उनको उनकी स्किल्स को कैसे आपको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है जिससे आपकी प्रॉफिट हो, ठीक है।
प्रॉफिट में अर्निंग हो। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मैनेजरियल स्किल। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बिना लीडरशिप के आपके अंदर वाले जो भी एम्प्लॉय है वो आपको प्रॉपर तरीके से वो क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबल वर्क नहीं दे पाएंगे। इस कैसे, एज एग्जाम्पल देख लो, जैसे कोई भी वॉर होता था, तो वॉर होता था तो राजा क्या करता था, एक दायित्व, ऐसा थोड़ी कहता था कि सारे सेना को कि जाओ लड़ के आओ। हाँ, उसके सेना के लिए एक लीडरशिप तैयार की जाती थी, एक सेनापति को नियुक्त किया जाता था, जिसके अंडर में वो सेना रहते थे और वही सारी चीजें उनको बताते थे कि आपको कहाँ जाना है, कैसे लड़ाई करनी है, कैसे काम करना है। तो वो उन्हें पता होता था कि जितने भी सेना है उसके अंदर कौन सी स्किल है, कौन सी स्किल नहीं है, किस तरीके से हम इनकी यूज करें। तो एक प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, आपके अंदर कमिटमेंट करने की फुलफिलमेंट होनी चाहिए। ठीक है, कमिटमेंट, अगर आपने किसी चीज की कमिटमेंट की है, ठीक है, कि मुझे ये चीज, ये काम करनी है, तो मतलब करनी है, आपके अंदर उस कमिटमेंट को पूरा करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और देखो, हमेशा क्या होना चाहिए, न्यू थिंग सीखने की चाह होनी चाहिए। न्यू थिंग, लर्न न्यू थिंग्स। ओके, हमें ऐसा नहीं है कि आप एक स्किल सीख लिए तो फिर वो आपके लिए बहुत यूजफुल है, आगे आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एज अ एंटरप्रेन्योर हमेशा आपको न्यू चीजें आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि आप मार्केटिंग मतलब ही होता है कि आप अपडेट करते हो अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्ट को हमेशा अपडेट करते रहो, क्योंकि जब तक आप अपडेट नहीं करोगे, आप अपने कंपनी को नहीं लॉन्ग रन टर्म में आप उसको नहीं चला सकते। तो हमेशा क्या होनी चाहिए, आप कुछ नया सीखते रहो, ताकि आप इन्वेंशन उस पर कर सको। ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अभी क्या डिमांड है, हमें क्या चेंजेस करनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेगी। आपको क्या होना चाहिए, फ्यूचर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब आपको फ्यूचर और रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपको फ्यूचर और रिजल्ट, मतलब आपको इसकी दूरदर्शिता होनी चाहिए, इसकी विजन होनी चाहिए, कि आपको ये पता होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसकी रिजल्ट की आउटपुट क्या आने वाली है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपके अंदर होनी चाहिए। अब देखो, दूसरा पॉइंट देखो, इसी का कैरेक्टरिस्टिक और देखो, क्या होना चाहिए, आपके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए। अभी मैंने आपको ही बताया था कि आपको फ्यूचर और रिजल्ट ओरिएंटेशन की विजन होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंसी एज अ एंटरप्रेन्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंसी अगर आपके अंदर नहीं है, आप देखो, आप किसी के अंदर काम कर रहे हो, तो आप चीजों को, अगर मान लो सोच भी लो कि चलो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया करना है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप किसी के अंदर में, आपको उनसे पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है कि आपके अंदर एज अ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर इंडिपेंडेंसी, आपके काम के प्रति इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, कि आप कुछ भी जो सीख रहे हो उसको आप इंडिपेंडेंटली उसको इम्प्लीमेंट कर सको, आप इंडिपेंडेंटली अपने वर्क को पूरे अच्छे से कर सको। ठीक है, अब देखो, एक और पॉइंट देख लो, कोऑपरेटिव एंड हैज अ क्वालिटी कंट्रोल कैपेसिटी, मतलब एंटरप्रेन्योर क्या होने चाहिए, एक कोऑपरेटिव होने चाहिए, उनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो एम्प्लॉय से उनकी अच्छी सी कोऑपरेशन होनी चाहिए, ताकि आप सभी की स्किल्स वगैरह को अच्छे से मैनेज कर सको। और क्या होनी चाहिए, हैज अ क्वालिटी कंट्रोल कैपेसिटी, मतलब कि आप जितने भी एम्प्लॉय आपने हायर किया है, आप उनके अंदर से गुड क्वालिटी कंट्रोल, मतलब अच्छी से अच्छी स्किल, यूजफुल से यूजफुल स्किल आप उसके अंदर से निकाल सको, और फिर उसको आप एज ए एंटरप्रेन्योर जो भी आपने कंपनी चलाई है, जिसके लिए आपने उस स्किल की अच्छे से आप यूज कर सको। आपको एक ऐसी क्वालिटी कंट्रोल कैपेसिटी आपके अंदर आनी चाहिए। और क्या होना, हमेशा डिजायर टू डू न्यू थिंग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, हमेशा नए सीखने की चाह होनी चाहिए, तो वही यहाँ पर भी कह रहा है, डिजायर टू डू न्यू थिंग, हमेशा आपको नया करने की क्षमता या डिजायर होनी चाहिए, कि हमें हमेशा कुछ नया करना है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने कर दिया तो वही लॉन्ग टर्म रन करेगा, ऐसा नहीं है। एज ए एंटरप्रेन्योर हमेशा मार्केटिंग अपडेशन पे काम करती है, आप जितना अपनी कंपनी को अपडेट रखोगे, आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ओके, और क्या होनी चाहिए, इनोवेटिव, हमेशा इन्वेंशन करने की
आपको हमेशा अपने कंपनी के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ हमेशा नया खोजना ही पड़ेगा, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। दूसरा क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन का आप जब खोलते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, सर्कमस्टांसेस आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। आपके कोई भी गोल हो तो उसके बीच में आपकी क्या कहते हैं, आपको इनिशियल से डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। हाँ, इस वजह इसमें आपको क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आपके आ रही है इस चीज़ों में, आपके गोल से रिलेटेड, गोल तक पहुंचने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, पोजेस हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। हमेशा आपकी सोच जो होनी चाहिए वो हमेशा बिग होनी चाहिए, बिग ड्रीमर होनी चाहिए, और आपके अंदर क्या होनी चाहिए, हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। मतलब ये नहीं कि आप छोटी सोच रखो, आपके अंदर ये नहीं होनी चाहिए। हमेशा एज अ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर एक हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हाँ, हम जो कर रहे हैं उससे हमें बहुत ही ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, ठीक है। तो आपको एज अ एंटरप्रेन्योर उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको समझा दी। आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो। अब देखो, अब दूसरी टॉपिक क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो हमने देखा था स्कम्प्टर ने क्या बोला था, स्कम्प्टर ने ये बताया था कि जो होते हैं एंटरप्रेन्योर, जो होते हैं वो एक तरीके के इनोवेटर होते हैं, वो हमेशा कुछ नया खोजने की तलाश में होते हैं। तो वही एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव एक्टिविटी। मतलब हमेशा आपके अंदर कुछ नया करने की या नया इन्वेंट करने की आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, कंप्यूटर ने कहा है, ठीक है। अब देखो, आपके एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये देखो, ये एक तरीके का माइंड की एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो आपने बिजनेस डिटरमाइन किया है या फिर जो भी इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव आपने डिटरमाइन किया है, उसके रिलेटेड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए रिस्क लेने की, ठीक है। आपने जो भी मतलब जो भी आपने सोचा है कि मुझे ये बिजनेस करनी है या फिर अपनी इंडस्ट्री को इस तरीके से आगे बढ़ाना है, तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एक माइंड में वो रिस्क लेने की कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। तो वही एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ माइंड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क विथ कॉन्फिडेंस। मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस से रिस्क लेना है, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है, हमने जो कंपनी बनाई है उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा तो मिलेगा। अब ये नहीं हमें उससे साथ भी कि मिलेगा तो मिलेगा, क्या पता इससे लॉस भी हो, ये आपको नहीं सोना। एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के तौर पे आपको पूरी रिस्क लेनी है, और आपको जो आपने बिजनेस डिटरमाइन किया है, सोचा है, या फिर इंडस्ट्रियल के बारे में, ग्रोथ के बारे में आपने जो सोचा है, उससे रिलेटेड आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यही कहता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है, एक तरीके का प्रॉपर्टी ऑफ माइंड है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ माइंड, जिसमें आप क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस विथ रिस्क विथ कॉन्फिडेंस, सॉरी, रिस्क विथ, आप कॉन्फिडेंस के साथ एक रिस्क लेते हैं, ठीक है, किसमें, अपने प्री डिटरमाइंड बिजनेस और इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इन द वर्ड ऑफ एच कोल एक तरीके के ऑथर हैं जिन्होंने अपनी बुक में कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। मतलब इस हमारे अंदर एक पर्पस होता है, जैसे कोई भी आप काम करो तो आप हमेशा, आपके अंदर एक पर्पस होता है कि हमें इससे गेन लेना है, ठीक है, अर्निंग करनी है। तो ये क्या है, एक तरीके का पर्पसफुल एक्टिविटी है, ठीक है। पहला हमने देख लिया कि क्या है, क्रिएटिव एक्टिविटी। सेकंड हमने क्या देखा कि माइंड की एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ रिस्क लेते हो, ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड या ऑब्जेक्टिव, इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तीसरा क्या कह रहा है, पर्पसफुल एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके का पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें हमारा कुछ पर्पस होता है, ठीक है। पर्पस होता है, किसका पर्पस होता है, एज अ इंडिविजुअल के तौर पे पर्पस होता है। जैसे मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, ठीक है, तो मेरे अंदर एक पर्पस है कि हाँ, मुझे कुछ गेन इससे मिलनी है या कुछ अर्निंग करनी है।
और एक तरीके का क्या होता है, ये एज अ इंडिविजुअल हो गया और एज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, मतलब बहुत सारे जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनका एक एसोसिएशन बनता है, फिर उनका आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन, वे लोग क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनका एसोसिएशन आपस में ग्रुप बनाता है, उसके बाद ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं और क्या करते हैं, पर्पसफुल एक्टिविटी के लिए करते हैं, फॉर अ पर्पसफुल एक्टिविटी। और ये लोग क्या करते हैं, साथ में ही क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, अंडरटेक अ रिस्क, और क्या करते हैं, प्रॉफिट को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने बिजनेस को एक क्या करते हैं, प्रॉफिटफुल बिजनेस के तौर पे इसे उभारते हैं। यूनिट मतलब उभारना, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, या तो फिर प्रोडक्शन के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो इसमें क्या करें, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल। मैंने आपको क्या बोला था, ये एक इंडिविजुअल का पर्पसफुल एक्टिविटी होता है या फिर उस इंडिविजुअल का एसोसिएशन एसोसिएट उनके ग्रुप का एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर मेंटेन करने की, अपने बिजनेस को एज अ प्रॉफिटेबल बनाने की और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की, या फिर अपने इकोनॉमिक गुड्स, जो भी इनके गुड्स हैं सर्विसेज है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करती है, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट क्या करा, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ऑब्वियसली क्रिएटिव एक्टिविटी ये एक तरीके का क्या है, फंक्शन है, जिसमें आप क्या करते हो, कुछ नया करते हो, ठीक है, क्रिएट न्यू थिंग्स, और उसके बाद कुछ नया करते हो, उसके बाद नया करने के बाद आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो और आपस में उस ऑर्गेनाइजेशन में आपस में क्या करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो और उसके बाद साथ में मिलके क्या करते हो, रिस्क लेते हो और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को हैंडल करते हो। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, जैसे आप कुछ भी चीजें आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। अगर आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी स्ट्रांग है तो आपको रिस्क तो ऐसा नहीं है, रिस्क तो है ही, बट आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो आपको क्या होनी चाहिए, आपके अंदर पावर क्या होनी चाहिए, हैंडल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, कि हैंडलिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर। आप देखो हिगिंस क्या कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट है और क्या होता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, अर्निंग करने के लिए। तो यही वो कहते हैं, ऑर्गेनाइज एन एंटरप्राइज टू अंडरटेक अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब आप क्या करते हो कि ये एक तरीके का फंक्शन ऑफ सीइंग इन्वेस्टमेंट, आप मतलब ऐसे जगह आप देखते हो जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी अपनी देख रहे हो, वहाँ पर आप क्या करते हो, पैसा लगाते हो और फिर उसके बाद आप एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइज करते हो और उसमें आप क्या करते हो, एक न्यू प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो। उसमें कैपिटल लगाते हो, उसमें लेबर हायर करते हो, फिर क्या करते हो, रॉ मटेरियल का सप्लाई करते हो और फिर टॉप लेवल के मैनेजर को डे टू डे लाइफ पे ऑपरेशन करवाते हो उस एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। अब देखो एक और लाइन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज डूइंग थिंग्स दैट आर जनरली नॉट डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक तरीके का ऐसा डूइंग थिंग्स है जो कि आपको ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं मिलेगा। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या हो गया, जैसे नॉर्मल लोग बिजनेस करते हैं, कपड़े की शॉप हो गई, ग्रोसरी हो गया, ये सब जो शॉप करते हैं, इसमें आपको वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीजें नहीं दिखेगी, ठीक है। आप देखो सबसे पहला चीज क्या होता है, हमेशा ये लोग क्या करते हैं, कुछ नया इन्वेंट करते रहते हैं, न्यू चीजें इंट्रोड्यूसिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। हमेशा ये लोग क्या करते हैं, कुछ नया चीजें को इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं मार्केट में। उसके बाद ये हमेशा क्या करते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई भी कुछ भी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कमियां निकले और उसके बाद फिर उसको हम उसमें इनोवेशन करें और फिर एक नए प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट पे लॉन्च करें। और वो एक ऐसी चीज़ों को मार्केट में लॉन्च करते हैं जो पहले कभी लॉन्च नहीं हुई हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को फिर से लॉन्च करोगे तो लोग क्या ही खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए आप क्या करते हो,
हमेशा इनोवेशन करते रहते हो जो कि पहले मार्केट में नहीं आई हो, ठीक है। और क्या करते हैं, दूसरा क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट विथ विच कंज्यूमर्स आर नॉट फैमिलियर और इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू क्वालिटी एंड इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मैंने अभी आपको इसके बारे में बता दिया कि एक ऐसी चीज़ है वो मार्केट में लॉन्च करते हैं जिसको कंज्यूमर पहले नहीं उनको पता होता, उनसे फैमिलियर नहीं होते हैं, और फिर उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एज अ न्यू क्वालिटी के तौर पे मार्केट पे लॉन्च कर देते हैं। आप देखो ये हमेशा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, लोकेटिंग ए न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। हमेशा ये क्या करते हैं, हमेशा रॉ मटेरियल के लिए न्यू सोर्स का न्यू सोर्स की ये लोग सर्च करते रहते हैं और ऐसा रॉ मटेरियल यूज करते हैं जिसका मार्केट में कभी पहले यूज ही ना हुआ हो। ऐसे ये इस तरीके की रॉ मटेरियल का ये लोग यूज करते हैं और ऐसे सर्च में रहते हैं। अब देखो ओपनिंग अ न्यू मार्केट वेयर कंपनी प्रोडक्ट वेयर नॉट, ऐसी न्यू ओपनिंग अपने मार्केट की एक ऐसी ओपनिंग ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग अ न्यू मार्केट, एक ऐसी मार्केट की लॉन्चिंग करते हैं जिससे कंज्यूमर पहले फेमिलियर ना हो, ठीक है, कंज्यूमर फेमिलियर ना हो, या फिर वो प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च की गई है वो पहले यूज ना की गई हो। अब देखो एक और पॉइंट